नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विराट राठौर और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी यार थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में हमने बात की थी। तो अब हम बात करते हैं बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे क्या होते हैं। ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस भाई, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब यार तुमको सामने से ही देखने को मिल रहा है भाई, नाम में ही इसका क्या बता हुआ है कि भाई नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है कि रिवर्सिबल प्रोसेस वो होगा कि भाई जिसके अगर मान लेते कि मेरे पास इनिशियल स्टेट है मेरे पास, तो ये क्या करेगा, ये कहीं से मतलब ये कोई अपना स्टेट चेंज करेगा और वापस से क्या आ जाएगा, वापस अपनी स्टेट पे आ जाएगा। उसको मैं बोल दूंगा कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस, कि मेरा इनिशियल स्टेट जो होगा फाइनल स्टेट हो जाएगा, उसी को मैं बोलूंगा रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर मेरा कोई प्रोसेस है जैसे कि अगर मेरे पास क्या है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है कोई, ठीक है, ये मेरे पास है और मैंने क्या किया, इसके टेम्परेचर को बढ़ाया, इसके हीट दिया, मैंने इसको वर्क डन कुछ कराया, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका प्रेशर चेंज हो गया, P1 मैं मान लेता हूँ, P2 मैं मान लेता हूँ, T2 मैं मान लेता हूँ, और फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, इससे मैं कुछ हीट एनर्जी निकाल रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ और इसको मैं वापस इसके इनिशियल स्टेट पे लेके आ रहा हूँ, तो इसको मैं कहूंगा रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। थर्मोडाइनमिक प्रोसेस स्टेट आई से जाएगा वो स्टेट एफ की तरफ, मतलब स्टेट इनिशियल स्टेट से जाएगा वापस स्टेट एफ की तरफ। अगर वो रिवर्सिबल है मतलब स्टेट मेरा फाइनल स्टेट से वो इनिशियल स्टेट पे आ सकता है, तो मैं बोलूंगा कि वो मेरा क्या है, वो मेरा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। If the process can be turned back such that both the system and the surrounding return to the original state, अगर मेरा क्या है, मेरा प्रोसेस इस तरह से हो रहा है कि भाई मेरा जो सिस्टम है वो उसकी जो सराउंडिंग है वो क्या कर रहा है, अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जा रहा है। जैसे कि अगर मेरे पास मान लेते हैं कि कोई इनिशियल स्टेट थी, वापस से वो क्या करता है, सराउंडिंग के साथ में क्या करता है, वो रिटर्न आ जाता है अपने इनिशियल स्टेट पे, तो उसको मैं कहूंगा रिवर्सिबल प्रोसेस विद नो अदर चेंज एनीवेयर एल्स इन द यूनिवर्स। और मेरा कोई चेंज नहीं हो रहा है यूनिवर्स के अंदर, ना उसकी हम उसके अंदर हीट बढ़ा रहे हैं, ना इंटरनल एनर्जी उसकी हम बढ़ा रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि मेरा वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। A reversible process is idealized notion of and can only occur in quasi-static condition with no dissipative effect। तो बच्चों ये कह रहा है कि भाई मैंने क्या किया, भाई पी वी टेम्परेचर मेरे पास ये मैं मान लेता हूँ, पी इनिशियल पी आई में मान लेता हूँ, पी वन वी वन टी1 में मान लेता हूँ, और ये P2 V2 T2 पे ही जा रहा है मान लेते हैं। तो यार मुझे पता है कि यार इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं क्या करूंगा, इसको जल्दी से मैं इसको प्रोसेस को मैं क्या करूंगा, इसको मैं चेंज करूंगा इस प्रोसेस को, तो बच्चों मेरा क्या आएगा, मेरी उसके अंदर क्या आ सकते हैं, मेरा हीट इफेक्ट आ सकता है, मेरा विस्कस फोर्स आ सकता है, मेरा फ्रिक्शन आ सकता है। तो वो क्या होगा बच्चों, उसके अंदर वो वाली जो एनर्जी होगी वो उसके अंदर डिसिपेट हो जाएगी। पर हम क्या कर रहे हैं इस केस के अंदर, हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, क्वासी स्टेटिक कंडीशन हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। क्वासी स्टेटिक का मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अपने प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को, मैं अपनी स्टेट को क्या कर रहा हूं, बहुत स्लोली स्लोली मैं चेंज कर रहा हूं। कि मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई मेरा ये जो टाइम ले रहा है इस स्टेट से इस तरफ आने के लिए, मैं बोल सकता हूँ कि इन्फिनिटी टाइम तक ये ले रहा है, कि मतलब मैं धीरे धीरे मैं उसको चेंज कर रहा हूँ ताकि मेरा क्या हो, डिसिपेटिव इफेक्ट ना आए उसके अंदर। ठीक है। तो ये है बच्चों, हम इसको क्वांटिटेटिव कंडीशन की तरह से हम इसको देखते हैं। उसी तरह से बच्चों हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस हमारा वो हो जाएगा भाई, रिवर्सिबल का उल्टा क्या होगा, हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। जो मतलब क्या होगा, अगर मैं क्या करूंगा, मुझे जैसे कि अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं अपनी स्टेट को मैं चेंज कर रहा हूँ, दूसरे स्टेट से मैं चेंज जा रहा हूँ, तो इसके अंदर बच्चों मेरा क्या हो रहा है, इसके अंदर मेरा क्या हो रहा है, मेरा कुछ ना कुछ इसके अंदर डिसिपेटिव फोर्स आ रहा है, डिसिपेटिव एनर्जी आ रही है। ठीक है। तो ये हमको प्रॉपर रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैं क्या करूंगा, फिर से इसकी इनिशियल स्टेट पे जाऊंगा, तो मेरा कुछ ना कुछ इसको प्रोवाइड मुझे करना पड़ेगा, इसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी या वर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा। मोस्ट नेचुरल प्रोसेस कह रहा है कि भाई जितने भी प्रोसेस होते हैं हमारे नेचर के अंदर वो क्या होते हैं, मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि यार नेचर के अंदर हमारे क्या होते हैं, बहुत सारी जो हमारी चीजें होती हैं, हमारे अलग टाइप के फोर्स भी लगते हैं, डिसिपेटिव फोर्स हमारे लगते रहते हैं। मीनिंग दे कैन नॉट बी रिवर्स, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि वो रिवर्स नहीं कर सकते विदाउट कोसिंग अदर चेंज इन द यूनिवर्स। मतलब हमको कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंज करना पड़ेगा अगर हमको उस स्टेट पे लेके आना है तो। ठीक है। Irreversibility arise from non-equilibrium state and dissipative effect like friction and viscosity। तो इरिवर्सिबिलिटी बच्चों हमारी क्यों अराइज होती है, क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट हमारा उसके अंदर होता है और उसके अंदर हमारे डिसिपेटिव इफेक्ट होते हैं फ्रिक्शन के और विस्कोसिटी के, जो क्या करेंगे, हमारी हीट एनर्जी को, हमारे वर्क डन को डिसिपेटिव इफेक्ट फ्रिक्शन और विस्कोसिटी के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, कुछ ना कुछ वो एनर्जी वहां पर लूज कर देंगे। ठीक है। ये होता है बच्चों हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं बच्चों हम। सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोवाइड द बेसिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो रिवर्सिबल प्रोसेस हमको क्या बताता है भाई, अगर मेरा ये बताता है कि भाई हमारा इंजन क्या है, एफिशिएंट कितना है,
ठीक है, ये हमको ये बताता है कि भाई रिवर्सिबिलिटी इसका जो सिग्निफिकेंस है ये हमको बताएगा कि भाई मेरा क्या है, अगर मुझे किसी की क्या बतानी है, एफिशिएंसी बतानी है, मतलब मेरे को क्षमता बतानी है उसकी, कि यार हमारा सिस्टम में कोई रेफ्रिजरेटर है या कोई हमारे पास हीटर पंप है, तो उसका मुझे बताना है कि भाई एफिशिएंसी किस तरह से होगी, तो मैं रिवर्सिबल प्रोसेस उसके अंदर देखूंगा, तो मेरी क्या मिलेगी, मैं वहां से क्या बता सकता हूँ कि मेरा एफिशिएंट वो कितना है, कि कितनी अच्छे से वो काम कर रहा है। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा भाई, यहाँ से मुझे सारी चीजें मिल जाएगी भाई, मैंने क्या किया, इसका स्टेट को चेंज किया, इसका टेम्परेचर को चेंज कर रहा हूँ या वॉल्यूम को चेंज कर रहा हूँ, और वापस से मैं अपने इनिशियल स्टेट पे लेके आ रहा हूँ, तो मुझे देखने को मिलेगा कि भाई अगर ये कम डिसिपेटिव एनर्जी यूज करेगा, मतलब हमारी एनर्जी ज्यादा लूज नहीं होगी सराउंडिंग के अंदर, तो मेरा क्या होगा, मैं इसको बोल दूंगा कि भाई मेरा ये क्या है, एफिशिएंट है, ये काफी ज्यादा एफिशिएंट है। हीट इंजन बेस्ड ऑन द रिवर्सिबल प्रोसेस, कह रहा है भाई हीट इंजन जो होते हैं डिपेंड करते हैं हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर, डिपेंड करते हैं अचीव द मैक्सिमम एफिशिएंसी, और वो काफी ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी वो अचीव कर लेते हैं, अलाउड बाय द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से। ठीक है, all practical engine involve some irreversibility and hence have lower efficiency than the reversible engine। तो बच्चों हमारे जो डेली लाइफ के अंदर जो हम इंजन यूज करते हैं उसके अंदर क्या होता है, वो हमारे प्रॉपर रिवर्सिबल हमारे प्रोसेस नहीं होते, उनके अंदर कुछ ना कुछ इरिवर्सिबिलिटी होती है, और इसलिए बच्चों हमारा क्या होता है, उसके अंदर जो हम डेली लाइफ के अंदर जो हमारे इंजन देखते हैं या हम रेफ्रिजरेटर देखते हैं या एसी की बात करें, तो उसके अंदर हमको एफिशिएंसी कम देखने को मिलती है, अगर हम बात करेंगे कंपेयर करेंगे उनको रिवर्सिबल इंजन से, एक परफेक्ट रिवर्सिबल इंजन से। ठीक है, तो चलिए हमने रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया है, अभी हम बात करते हैं बच्चों हम कार्नोट इंजन की। ठीक है, a heat engine that operates between the two fixed temperature, कह रहे एक ऐसा इंजन बच्चों हमारे पास जो कि ऑपरेट हो रहा है दो फिक्स टेम्परेचर के बीच में, और वो क्या कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वर्क, वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसे हम कहते हैं कार्नोट इंजन, जो कि दो टेम्परेचर के बीच में काम करेगा, और वो क्या करेगा, मैक्सिमम पॉसिबल क्या करेगा, वो अमाउंट ऑफ वर्क वो परफॉर्म करेगा, उसे हम बोलते हैं कार्नोट इंजन। इसको ग्राफ की मदद से हम समझते हैं, ग्राफ की मदद से हम समझते हैं कि कह रहा है कि भाई कार्नोट इंजन के अंदर हम सीक्वेंस हम देखते हैं, प्रोसेस हम देखते हैं। कार्नोट साइकिल के बारे में अगर मैं बात करूं तो कार्नोट साइकिल बच्चों हमारी होती है इस तरह से। ठीक है, कि इसके अंदर मैं देख रहा हूँ ये साइक्लिक प्रोसेस है हमारा, यहाँ से मेरा ये इसको मैं बोल देता हूँ मेरा स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4। तो मैं पहले जा रहा हूँ बच्चों, मैं जा रहा हूँ पहले, मेरे पास मान लेते हैं कि मेरे पास इनिशियली क्या है, मेरे पास सिस्टम का P1 V1 T1 में मान लेता हूँ, फिर मेरा क्या हो, टेम्परेचर में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, उसी तरह से मैं प्रेशर को चेंज करूंगा, तो उस तरह से हम ये देखेंगे कि फिर हम क्या करेंगे, हम इसकी एफिशिएंसी हम निकालेंगे, इसका वर्क डन हम निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये जाने के लिए पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम वर्क डन निकालेंगे। The sequence of the process that make up the Carnot engine cycle, तो बच्चों जो प्रोसेस है बच्चों, जो कार्नेट इंजन साइकिल ये हमारी बनाता है, ये इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला हमको बोल रहा है कि भाई पहला जो है बच्चों हमारा क्या है, आइसोथर्मल, हम एक्सपेंड कर रहे हैं हमारे सिस्टम को, हमारे प्रोसेस को, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस, हम मान लेते हैं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन हम कर रहे हैं टेम्परेचर T1 से लेकर T2 तक। यार मुझे पता है कि भाई अगर मेरा आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, आइसोथर्मल का मतलब होता है कि भाई मेरा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। एक्सपेंड में करूंगा तो मेरा क्या होगा बच्चों, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, मैं वॉल्यूम को उसको मैं बढ़ा रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा V1 से जाएगा V2 की तरफ, और मुझे पता है भाई V2 मेरा क्या है, V1 से बड़ा होगा, क्योंकि हम इसको कर रहे हैं एक्सपेंड। पर मेरा टेम्परेचर जो होगा बच्चों T1 बराबर रहेगा, T1 और T2 हमारे इस दोनों के केस के अंदर बराबर रहेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं तुमको अगर इसका ग्राफ दिखाऊं, तो ग्राफ है बच्चों हमारा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारी स्टेट थी 1, ये थी 2, तो बच्चों मैं यहां से जा रहा हूं यहां तक की तरफ, तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि भाई मेरा P1 V1 तो बच्चों मेरे चेंज हो रहे हैं बच्चों, कैसे, मेरा P1 हो गया है P2, V1 हो गया है V2, पर मेरा टेम्परेचर जो है बच्चों वो सेम है, क्योंकि ये है बच्चों हमारा क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। और आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में हमको पता है भाई, वर्क डन हमको निकालना आता है भाई। इसके अंदर जो हमारा क्या होता है, जो हमारा यू होता है बच्चों, हमारा इंटरनल एनर्जी होती है, उसके अंदर 0 हो जाता है, क्योंकि ये इसके स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, पहला तो बच्चों हमारा क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। दूसरा कह रहा है कि भाई दूसरा मेरा क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जिसके अंदर मेरा क्या है, मेरा इंसुलेटेड रहेगा, मतलब मेरा क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मेरा हीट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है बच्चों, ये हमको बता रहा है कि भाई 2 है ये मेरा, ये इसको मैं 3 मान लूं, तो यहां से ये जा रहा है, तो बच्चों ये कैसे हो रहा है चेंज,
P2 V2 T1 से ये चेंज हो रहा है इस तरह से P3 V3 T2 तक। ठीक है, और मुझे पता है भाई एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर मुझे पता है कि भाई PV टू द पावर गामा क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें बच्चों हमको पहले से हमने ये सारे प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ लिया। उसी तरह से बच्चों मेरा ये क्या हो जाएगा, जैसे कि मेरा अभी ये हो गया है बच्चों क्या कि भाई मेरा ये वाला हो गया आइसोथर्मल वाला प्रोसेस, और ये हो गया बच्चों मेरा एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, उसी तरह से बच्चों मेरा ये भी हो जाएगा मेरा ये बच्चों मेरा क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, सॉरी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये हो जाएगा मेरा आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्यों? क्योंकि यार इसके अंदर भाई हमको पता है भाई इसके अंदर हम वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भाई पीवी डायग्राम हमको देखना आता है भाई, वॉल्यूम इधर जाएंगे लेफ्ट में जाएंगे तो मेरा वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो इसको मैं बोलूंगा आइसोथर्मल आइसोथर्मल कंप्रेशन। और उसी तरह से बच्चों ये हो जाएगा मेरा एडियाबेटिक, ये वाला प्रोसेस। ठीक है, तो तीसरा बच्चों हमारा क्या है, तीसरे से जा रहा हूं मैं फोर्थ, मतलब सेकंड से जा रहा हूं मैं तीसरे पॉइंट तक, तो बच्चों मेरा क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई मेरा टेम्परेचर टी, मेरा टेम्परेचर रहेगा बच्चों से आइडियाबेटिक कंप्रेशन के अंदर बच्चों में वो जा रहा है, मेरा टेम्परेचर T4 से जा रहा है T1 की तरफ। ठीक है, तो ये हमको पता ही है। ये हो गया बच्चों मेरा आइसोथर्मल, ये भी हो जाएगा, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये आइडियाबेटिक। ठीक है, और ये आइडियाबेटिक, इसको तुम या तो यह बोल सकते हो आइडियाबेटिक एक्सपेंशन, या इसको आइडियाबेटिक कंप्रेशन तुम इसको बोल सकते हो, क्योंकि भाई मुझे पता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए मेरा क्या होगा, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो इस तरह से बच्चों ये कार्नोट इंजन हमारा ये होता है, कार्नोट साइकिल, ये हमको देखने को मिलती है। तो इसमें हमको क्या क्या निकालना है बच्चों, इसके अंदर हमको एफिशिएंसी की बात करनी है, इसके अंदर हमको वर्क डन की बात करनी है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों हमारा क्या वर्क डन होगा, क्या है हमारा, क्या होगा, हीट हमारी किस तरह से इसके अंदर रहेगी। तो स्टेप 1 से मेरा जा रहा था वो 2, मतलब एक से जा रहा है वो दूसरे पॉइंट तक, तो भाई मेरा हो रहा था आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा था गैस का, ये हमको पता है, क्योंकि भाई मेरा वॉल्यूम हो रहा है चेंज, जो कि स्टेट बच्चों मेरे पास इनिशियली स्टेट थी बच्चों मेरे पास P1 V1 T1, और फिर दूसरी स्टेट जो आ रही है, अराइज हो रही है, वो आ रही है P2 V2 T1, क्योंकि टेम्परेचर इसके अंदर सेम रहेगा, टेम्परेचर इसलिए सेम रहेगा क्योंकि ये हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। और इसके केस के अंदर अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई जो तुम्हारा वर्क डन क्या होगा इस केस के अंदर यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए, तो उसके लिए हम ये निकालेंगे इस तरह से, भाई मुझे पता है टेम्परेचर मेरा टेम्परेचर अगर चेंज किया है 0 है, तो मेरा इंटरनल एनर्जी जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि इंटरनल यू जो होता है बच्चों हमारा, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डेल्टा टी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब मेरा चेंज ऑफ टेम्परेचर के ऊपर वो डिपेंड करता है। द हीट ऑब्जर्व बाय द गैस Q1, कह रहा है जो हीट ऑब्जर्व होगी बच्चों गैस Q1, मान लेते कि Q1 ये हीट ऑब्जर्व होगी फ्रॉम द रिजर्वायर ऑफ टेम्परेचर T1, इसके पास हमारा एक रिजर्वायर, इसका टेम्परेचर मान लेते T1। मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों उस केस के लिए, भाई वर्क डन मुझे पता है आइसोथर्मल केस के लिए वो मेरा बराबर हो जाएगा Q1 की मेरी हीट एनर्जी के ही बराबर हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी nRT1 ln V2/V1। ठीक है, ये हमको पता है भाई, ये होता है हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन या एक्सपेंशन के केस के अंदर वर्क डन। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा हीट के बराबर रहेगा मेरा वर्क डन, और इसकी वैल्यू होगी μRT1 ln V2/V1, जिससे V2 क्या बच्चों मेरा, जितना वो एक्सपेंड हुआ डिवाइडेड बाय जितना वो इनिशियली था। इस तरह से बच्चों हम वर्क डन को डिफाइन कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, और दूसरे स्टेप से हम तीसरे स्टेप पे जा रहे थे बच्चों, हम देख रहे थे कि भाई मेरा हो रहा था एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा था। ठीक है, मतलब मेरा P2 V2 T1 से जा रहा है वो P3 V3 T2 तक वो जा रहा है। तो मेरा वर्क डन मुझे पता है भाई, वर्क डन क्या होता है मेरा इस केस के अंदर, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के अंदर वो होता है मेरा μR डेल्टा T डिवाइडेड बाय गामा -1, जिसके अंदर गामा क्या है बच्चों हमारा क्या है वो स्पेसिफिक हीट रेशियो है बच्चों हमारा, स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी एट हीट Cp डिवाइडेड बाय Cp डिवाइडेड बाय Cv होता है बच्चों हमारा गामा, जो कि क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये इस तरह से होता है। और हमें पता है भाई वर्क डन जो होता है बच्चों एडियाबेटिक एक्सपेंशन के केस के अंदर वो होता है बच्चों हमारा μR डेल्टा T डिवाइडेड बाय गामा -1। इस तरह से बच्चों हम एडियाबेटिक एक्सपेंशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा 2 से 3 की तरफ ये प्रोसेस हो गया, जब मेरा 2 से वो 3 की तरफ वो जा रहा था। अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई तीसरे से जब वो 4 की तरफ जा रहा था, तीसरे से वो 4 स्टेट के ऊपर जा रहा था, तो वहां पर हो रहा था बच्चों मेरा आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, मतलब मेरा वॉल्यूम हो रहा था चेंज, मेरा वो जा रहा था P3 V3 T2 से जा रहा था P4 V और T2 की तरफ वो जा रहा था।
आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो बच्चों मुझे पता है कि भाई मेरा टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा, पर मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर मैं हीट रिलीज लिखूंगा बच्चों Q2 बाय द गैस बाय द रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2, तो जो मेरी हीट रिलीज होगी रिजर्वायर से टेम्परेचर T2 की तरफ, तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा उस केस के अंदर, मेरा वर्क डन बच्चों बराबर हो जाएगा Q2 के बराबर हो जाएगा, और उसको मैं लिख सकता हूँ म्यू आर T2 डिवाइडेड बाय म्यू आर T2 ln V3 डिवाइडेड बाय V4। इस तरह से बच्चों मैं वर्क डन को डिफाइन कर दूंगा आइसोथर्मल के केस के अंदर, जैसे हमने केस 1 से लेके 2 की तरफ किया था, स्टेप 1 से लेके 2 की तरफ हमने किया था। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा आ गया वर्क डन। ठीक है, और 4 से लेके 1 के लिए बच्चों मुझे पता है कि मेरा हो रहा था उसके अंदर एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा था बच्चों, वो जा रहा था P4 V4 T2 से जा रहा था P1 V1 T1 की तरफ। तो वर्क डन क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, वो हो जाएगा बच्चों मेरा म्यू आर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस। ठीक है, वर्क डन हमारा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, सारे के केस के अंदर हमने वर्क डन निकाल दिए थे, तो बच्चों हम टोटल वर्क डन हम निकाल सकते हैं किस तरह से, भाई मेरा वर्क डन किस तरह से आएगा, भाई मेरा वर्क डन किस तरह से आएगा, भाई मुझे पता है कि भाई मेरा जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तभी वो मेरा वर्क डन आएगा। ठीक है, तो मैं वर्क डन जो होगा बच्चों मेरा 1 से लेके 2 तक, और 2 से लेके 3 तक, और V3 से लेके V4 तक, और V4 से लेके V1 तक। ठीक है, इसके लिए हम वर्क डन निकालेंगे जो कि आएगा बच्चों मेरा क्या, म्यू आर T1 ln V2 बाई V1 म्यू आर T2 ln V3 बाई V4। ये आ जाएगा बच्चों मेरा वर्क डन। ये बच्चों मेरा केस कौन 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 सा वर्क डन मैं ये बता रहा हूँ कि भाई 1 से लेके 2 की तरफ ये जा रहा है, क्योंकि ये क्या है बच्चों हमारा, ये हमारा है थर्मल एक्सपेंशन या कंप्रेशन का वर्क डन है ये। ठीक है, तो ये है बच्चों मेरा 1 से लेके तरफ जा रहा है 2, और ये हो जाएगा मेरा बच्चों W से जा रहा है ये 3 से जा रहा है ये 4 की तरफ, तो ये हो जाएगा इसके केस के अंदर वर्क डन। इसका केस का वर्क डन हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि भाई ये वर्क डन जो है बच्चों हमारा क्या है, इसके अंदर बच्चों हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है, तो इसके अंदर हम हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करें। ठीक है, तो भाई मुझे पता है भाई एफिशिएंसी क्या हम डिफाइन करते हैं, एफिशिएंसी को बच्चों हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, उससे हम डिफाइन करते हैं एन ईटा इज इक्वल टू W बाई Q1। इसको मैं 1 माइनस Q2 बाई Q1 भी मैं इसको लिख सकता हूं, या इसको मैं Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 भी मैं इसको लिख सकता हूं हमारे एफिशिएंसी। ठीक है, वैल्यू मैं पुट करूंगा बच्चों Q2 और Q1 की, तो बच्चों ये आ जाएगा मेरा इस तरह से 1 T2 डिवाइडेड बाई T1 ln V3 बाई V4 बाई V4 ln V2 बाई V1, और ये वैल्यू जो होगी सेम रहेगी, क्योंकि बच्चों ये जो हमारी V3 V4 है और V2 V1 है वो सेम है इन दोनों का रेशो। ठीक है, सेम द स्टेप 2 3, तो बच्चों 2 से लेके 3 के स्टेप के बीच में हमको पता है कि वो है आइडियाबैटिक प्रोसेस, तो मैं क्या लिख दूंगा उसको, मुझे पता है कि भाई PV टू द पावर गामा होता है हमारा कांस्टेंट, तो इसके अंदर मैं, तो मुझे पता है कि भाई PV इज इक्वल टू nRT के भी बराबर होता है। तो मैं क्या करूंगा भाई, ये इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे P की टर्म नहीं चाहिए, तो मैं P की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा क्या, T टू द पावर V माइनस 1, ये मैं पुट कर दूंगा, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा T V टू द पावर माइनस 1 V गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा T V गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से बच्चों हम टेम्परेचर वॉल्यूम यहाँ से बता देंगे, तो बच्चों मेरा V2 बाई V3 आ रहा है T2 डिवाइडेड बाई T1 1 अपॉन में गामा माइनस 1। ठीक है, तो मेरा V3 बाई V4 आ जाएगा बच्चों मेरा V2 बाई V1 के, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आसानी से, मेरी एफिशिएंसी को मैं लिख सकता हूँ ईटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस T2 माइनस T1, तो ये हमको एफिशिएंसी है, ये हमको प्रोवाइड कर देगा कार्नोट इंजन। ठीक है, तो इसको बच्चों हमेशा याद रखना। अब बात करते हैं बच्चों हम एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन की। अब मतलब एफिशिएंसी हमने देख ली बच्चों, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन हमने क्या देखी भाई, एफिशिएंसी हमने देखी भाई जो मेरी एफिशिएंसी होती है कार्नोट इंजन की, वो होती है हमारी ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, जहां पर बच्चों मेरा टेम्परेचर T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर, और हॉट रिजर्वायर का वो टेम्परेचर है, T2 मेरा क्या है, टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, इस तरह से बच्चों अगर हमको टेम्परेचर पता है हॉट रिजर्वायर का और कोल्ड रिजर्वायर का, तो हमको क्या मिल जाएगा, एफिशिएंसी हमको मिल जाएगी। कार्नोट थ्योरम के बारे में जानते हैं। कार्नोट थ्योरम हमारा क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस यूज। तो बच्चों कह रहे हैं कि जो मेरी एफिशिएंसी जो होती है बच्चों कार्नोट इंजन के अंदर, वो इंडिपेंडेंट होती है हमारी, जो कि हमने जो भी सब्सटेंस उसके अंदर यूज किया हुआ है। ठीक है, नो इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू फिक्स टेम्परेचर कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नोट इंजन। तो बच्चों कह रहे हैं कि भाई अगर मेरे पास कोई इंजन है इस तरह से, जो भाई मेरा क्या है उसके अंदर वो ऑपरेट हो रहा है बच्चों, फिक्स टेम्परेचर के अंदर वो ऑपरेट हो रहा है, तो बच्चों मैं क्या कहूंगा कि भाई उससे ज्यादा कोई एफिशिएंट नहीं होगा हमारे कार्नोट इंजन से, क्योंकि उसके अंदर बच्चों अलग अलग हमारे एनर्जी के लॉस रहेंगे।
ठीक है, तो बच्चों सारी की सारी थ्योरी हमने कवर कर ली है, तो अभी हम देख लेते हैं कि भाई हमने अभी तक क्या क्या सीखा है, जल्दी से इसको हम रिकैप कर लेते हैं, वो वाले पॉइंट जो हमको याद रखने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। कह रहा टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज रिलेटेड टू द एवरेज इंटरनल एनर्जी। बट टेम्परेचर जो होता है बच्चों हमारी बॉडी का, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, हमारी इंटरनल एनर्जी के ऊपर, यू के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। नोट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोशन ऑफ इट्स सेंटर। ठीक है, तो जो हमारा टेम्परेचर होता है बच्चों बॉडी का, किसी भी बॉडी का अगर मैं बात करूंगा, तो वो हमारा क्या, उससे हम मेजर कर सकते हैं हमारी एवरेज इंटरनल एनर्जी से, ना कि हम काइनेटिक एनर्जी से हमारे टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, जो इंटरनल एनर्जी जो बच्चों हमारे खुद के अंदर जो एनर्जी, जो बॉडी की एनर्जी है, उससे ही हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बुलेट फायर फ्रॉम द गन इज नॉट एट हायर टेम्परेचर बिकॉज इट्स हाई स्पीड। तो बच्चों ये कह रहे हैं कि भाई अगर जैसे की तरह से बच्चों ये डिपेंड करता है, हमारा जो टेम्परेचर जो होता है बच्चों हमारे इंटरनल एनर्जी पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमको पता है कि जैसे मैं अगर गन को मैं क्या करूंगा, फायर करूंगा, तो वो हायर स्पीड पे जाएगी, ना कि वो हायर टेम्परेचर पे जाएगी। ठीक है, हायर टेम्परेचर पे भी हो जाएगी, पर धीरे धीरे जैसे उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा होगा, पर इसके अंदर हम वो चीजें नहीं मान रहे, एक आइडियल केस हम ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि कह रहा है कि भाई इक्विलिब्रियम इन थर्मोडायनेमिक रेफर टू द सिचुएशन व्हेन माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल डिस्क्राइबिंग द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ सिस्टम डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम। कह रहा है इक्विलिब्रियम जो होता है वो जो थर्मोडायनेमिक का रेफर करता है वो सिचुएशन का माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल, मतलब हमारे वेरिएबल जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो कि हमको दिख सकते हैं आसानी से, ठीक है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो वही हमको क्या बताते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेट के बारे में ये हमको बताते हैं कि भाई मेरा प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, किस तरह से वो चेंज हो रहा है, यही हमको ये बताता है। इक्विलिब्रियम अगर मेरा थर्मोडायनेमिक के अंदर होगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस वो हो जाएगा। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम इन मैकेनिक्स मींस द नेट एक्सटर्नल फोर्स एंड द टॉर्क ऑन द सिस्टम आर जीरो। तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि भाई मेरा क्या है, मैकेनिक्स के अंदर मुझे पता है कि जो मेरा नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है बच्चों, मेरा फोर्स होगा और जो मेरा टॉर्क होगा वो सिस्टम के ऊपर होगा मेरा जीरो के बराबर। ठीक है, तो ये हमको पता है। ऑप्शन पॉइंट नंबर 3 हम पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि भाई इन अ स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम द माइक्रोस्कोपिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सिस्टम आर नॉट इन इक्विलिब्रियम इन द सेंस ऑफ मैकेनिक्स। तो बच्चों जो माइक्रोस्कोपिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जो हमारे जो मोलिक्यूल्स होते हैं, वो मुझे पता है कि भाई जो मेरे मोलिक्यूल्स है वो रेंडमली क्या करते हैं ना, कभी वो ट्रांसलेशनल मोशन करते हैं, कभी वो क्या करते हैं, हमारे रोटेशनल मोशन वो परफॉर्म करते हैं। तो वो जो होंगे बच्चे वो इक्विलिब्रियम के नहीं होंगे, पर जो हमारा सिस्टम होगा जो कंसिस्ट कर रहा है उसको हम इक्विलिब्रियम में बोलेंगे, पर जो इनके जो पार्टिकल्स है, जो सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स है, जो मोलिक्यूल्स है, वो हमारे इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर मेरे पास क्या है भाई, ये मेरा पार्टिकल है, ये मुझे पता है कि भाई ये यहाँ पे मूव कर रहा है, ये यहाँ पे भी मूव कर सकता है, ये इस तरह से भी ये मूव कर सकता है 3D के अंदर। पर इसके अंदर बच्चों मेरा क्या होगा, कौन कौन सी एनर्जी होगी, एक ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी, एक उसकी रोटेशनल एनर्जी होगी। तो बच्चों ये हम क्या कह रहे हैं कि भाई जो मेरा सिस्टम होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, पर ये जो हमारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं जो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, जो ट्रेवल कर रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। ठीक है, हम पूरे सिस्टम को, हम पूरे सारे मोल्स को, हम सारे मॉलिक्यूल्स को क्या मान रहे हैं, एक सिस्टम मान के उसको बोल सकते हैं कि भाई ये मेरा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। इंडिविजुअली हम उसके जो जो जिससे वो बना है, हमारे पार्टिकल से जो बना है, जो मॉलिक्यूल से बना है, उसको हम नहीं बोल सकते कि भाई ये हमारे इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। ठीक है, पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। कह रहे कि हीट कैपेसिटी इन जनरल डिपेंड ऑन द प्रोसेस ऑफ सिस्टम गोस थ्रू व्हेन हीट इज सप्लाई। तो बच्चों हीट कैपेसिटी जो होती है, जो मेरी सीपी होती है, जो मेरी सीवी होती है, वो डिपेंड किस पे करती है, हमारे प्रोसेस ऑफ सिस्टम के ऊपर वो डिपेंड करती है कि किस तरह से हमने उसके अंदर हीट प्रोवाइड की है, हीट सप्लाई की है। ठीक है, तो बच्चों पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 लास्ट, और हमारा आज का लास्ट का ये पॉइंट है। तो बच्चों सारी की सारी थ्योरी हम कवर हमने कर लिया। तो देखते हैं कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस, कह रहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमारा क्या होता है, उसके अंदर हमारा होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ये हमारा होता है। क्वासी स्टैटिक का प्रोसेस का मतलब हमको पता है कि जो कि क्या करेगा, जो अपनी स्टेट को चेंज करेगा, स्लोली स्लोली वो चेंज करेगा। ठीक है, जो अगर मेरा क्या है, मेरे पास क्या है, मेरे पास ये है कोई, मेरे पास सिस्टम है, और ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपने सिस्टम को दूसरे, इसकी जो है बच्चों हमारे जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उसको वो चेंज कर रहा है, पर स्लोली स्लोली ये कर रहा है, जिसके अंदर मेरा क्या हो रहा है,
स्लोली स्लोली इसलिए कर रहा है क्योंकि भाई मेरा मुझे पता है कि भाई नेचर के अंदर क्या होता है, मेरा एयर ड्रैग होता है, विस्कस फोर्स होता है, फ्रिक्शन होता है, तो इसके अंदर हम वो ताकि कंसिडर ना करें, ताकि ये स्लोली स्लोली कंसिडर करेंगे तो बच्चों वो हमारे फोर्स नहीं लगेंगे, हमारे डिसिपेटिव फोर्स हमारे वो नहीं लगेंगे, ठीक है। हीट इज ऑब्जर्व और गिवन आउट द सिस्टम, तो बच्चों मेरे हीट क्या होगी, या तो हम उसको दे सकते हैं सिस्टम को, या हम उससे निकाल सकते हैं एट एवरी स्टेज द गैस एट द सेम टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर बच्चों अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिस्टम के अंदर हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, तो मेरा क्या रहेगा, हर स्टेज के अंदर मेरा सेम टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि ये है बच्चों मेरा एक आइसोथर्मल प्रोसेस एज डेट ऑफ सराउंडिंग रिजर्वायर, ठीक है। दिस इज possible because of the infinite mere difference in the temperature between the temperature and the reservoir। तो ये बच्चों किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि भाई हम टेम्परेचर को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम डेल्टा टी को एक तरह से जीरो मान सकते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर खत्म। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ करेंगे, कुछ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स हम करेंगे, ठीक है। तो काफी अच्छा आसान सा ये चैप्टर है बच्चों, तो इसके ठीक है, इससे रिलेटेड हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों आज के लिए इतने, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।